हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। लोगों का लोगों के लिए लोगों पे शासन। लोकतंत्र की बहुत सी परिभाषाएं हमने बचपन से ही पढ़ी हैं, लेकिन हाल ही में हमने एक ऐसा मॉडल देखा जहां पे जो व्यक्ति शासन के सर्वोच्च पद पे था, जो देश को लीड कर रहा था, वो खुद कहता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो उदार लोकतंत्र नहीं है, अनुदार लोकतंत्र हम बना रहे हैं। और इसके लिए वो कन्विंस भी कर लेता है लोगों को। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय का पहिया जब चलता है, चीज़ें बदलती हैं, लोगों को समझ में आता है और कहानी बदल जाती है। हंगरी में पीटर ओरबान ने जो किया और उसके बाद इस समय जो मैग्यार हैं जो वर्तमान में लीड कर रहे हैं, दोनों के बीच जो टसल रही, अनुदार लोकतंत्र से अब एक बेहतर लोकतंत्र की तरफ का जो हंगरी का सफर है, ये पूरे विश्व के लिए और खासकर भारत के लिए समझने लायक है। आज हम बात करेंगे उसी इलिबरल डेमोक्रेसी यानी कि अनुदार लोकतंत्र पे क्या होता है, क्या कहा था फरीद जकारिया ने, क्या कहा था अन्य संविधान विशेषज्ञों ने कि क्या है लोकतंत्र, क्या है अनुदार लोकतंत्र, कहां पे डिवीजन हुआ, क्या कारण है, कौन से टूल्स हैं जो लोकतंत्र को खोखला कर देते हैं। इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसी पे कि अनुदार लोकतंत्र जो है वो क्या है क्या नहीं है। ये PDF मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पे, है ना, टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे, एंड इंस्टाग्राम पे भी इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आपसे मुलाकात कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, बात करें अगर हंगरी की, तो वर्ष 2010 से ही हमने वहाँ पे एक सत्ता देखी थी फिडेस पार्टी की, ठीक है। 2010 से सत्ता पे थे। आपको ओरबान साहब दिख भी रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने बाकायदा अनुदार लोकतंत्र को स्थापित किया हंगरी में। अनुदार लोकतंत्र मतलब ऐसा लोकतंत्र, इसके लिए कह दिया कि उदार नहीं है। हम एक बीच में एक डाइकोटमी आती है, हम उस पर भी बात करेंगे। फिर आते हैं मैग्यार तिस्जा पार्टी के, 2024 में चुनाव जीतते हैं, 136 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत होती है। मध्य मार्गी नेता, अब ये व्यवस्था के भीतर से भ्रष्टाचार को उजागर किया और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये सुधार करें। लेटेस्ट सी की किधर आगे जाता है, बट नहीं, कहीं ना कहीं एक ऐसी, मतलब ये तो थी चुनावी हार, सिर्फ हंगरी में एक चुनावी हार नहीं थी। विश्व के बहुत सारे देशों में यू कैन सी दिस पैटर्न। ये एक ऐसा पैटर्न है जो विश्व के बहुत सारे देशों में आपको लगातार देखने को मिलता है, और यही एक वो चीज़ है जहाँ पे हमको थोड़ा सा आगे बेहतर करके देखना है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि उदार लोकतंत्र क्या होता है। हम कुछ और डेफिनेशंस पे भी आएंगे, ठीक है, कुछ और परिभाषाओं पर भी आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आ जाता है। लिबरल डेमोक्रेसी, जहाँ पे चुनाव होता है, नागरिकों के अधिकार होते हैं, कानून का शासन होता है, यहाँ पे लोकतंत्र होता है, संवैधानिक लोकतंत्र होता है, उदारवाद होता है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की जाती है। ये बेसिकली लोकतंत्र की एक बेसिक सी परिभाषा है। उदार लोकतंत्र की परिभाषा है जहाँ पे लोकतंत्र भी उदार होता है, बहुत लिबरल होता है। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ अनुदार लोकतंत्र की बात करें, है ना, तो यहाँ पे क्या है कि चुनाव होते हैं, लेकिन नागरिक स्वतंत्रताएं और संस्थाएं धीरे धीरे नष्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। चुनाव नहीं, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा होती है, लेकिन चुनाव नहीं कराए जाएंगे, है ना। और क्या होता है, जैसे इसी प्रकार का ईसाई लोकतंत्र है, ओरबान का जो मॉडल था, क्योंकि हंगरी और यूरोप और ईसाई जो कनेक्शन है, मुझे लगता है इस पे बहुत से वीडियोस, आर्टिकल्स को आपने पढ़ा होगा। हम पहली बार किसी इलिबरल डेमोक्रेसी को डिकोड कर रहे हैं, थोड़ा सा हम और एंगल्स पे भी जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत संस्कृतिवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो पारंपरिक मूल्य हैं, अब जैसे बहुत से ऐसे देश हैं जो इस्लाम पे आधारित हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जो क्रिश्चियनिटी पे आधारित हैं, तो इन्होंने कहा कि हम बाहुल्यता की तरफ नहीं जाएंगे, जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे हैं। एंड ओरबान ने इसी को बहुत मजबूती से आगे रखा, डिस्पाइट कि वो कुछ और गलत चीज़ें भी कर रहे थे। जैसे जो संस्थाएं होती हैं जो क्रॉस चेक करती हैं, जो चेक एंड बैलेंस को निर्धारित करती हैं, उन सब का जो क्षरण था वो भी लगातार यहाँ पे देखने को मिला। चलिए, उदार लोकतंत्र की बात देखिए। एक प्लेटनर का एक स्टेटमेंट है, हम उसको पढ़ते हैं कि लोकतंत्र यह तय करता है कि कौन शासन करेगा, जबकि उदारवाद तय करता है कि शासक की शक्ति की सीमाएं क्या होंगी। ऐसा तो नहीं कि शक्ति की सीमाएं संविधान या संविधान जैसी कोई चीज है उससे परे चले जाएं, दूर चले जाएं। यही बात यहाँ पे उदार लोकतंत्र में की गई। अब कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, सरकार भी कानून के अधीन, है ना। ये रूल ऑफ लॉ को हमको पता है। सार्वभौमिक मताधिकार हमें पता है, भारत में है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। नागरिक अधिकार, सबके सिविल राइट्स, अभिव्यक्ति, धर्म, सभा की, इस प्रकार की चीज़ों की आज़ादी, रोजगार की, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, स्वतंत्र प्रेस हो, शक्ति का पृथक्करण हो, संवैधानिक सीमाएं हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज हो। जितने भी संविधान के ऑर्गन हैं वो उसी हिसाब से चलें जिस हिसाब से संविधान निर्माताओं ने तय किया था। कोई भी अपनी तय सीमा से पलटे ना, तय सीमा को बदले ना, है ना। तो ये कुल मिला के उदार लोकतंत्र का एक प्रतिरूप था। अब एक डाइकोटोमी थी, इसको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। जैसे
जब से लैरी डायमंड ने कहा था कि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता लोकतंत्र से पहले आई, कैसे है इसको देखते हैं। 19वीं सदी में अगर देखा जाए तो वहां पे उदारवाद था, जो 19वीं सदी का ब्रिटेन था उदारवाद था, लेकिन सीमित मताधिकार के कारण पूर्ण लोकतंत्र नहीं था। लेकिन जब हम एथेंस की बात करते हैं तो वहां पे प्रजातंत्र था, लेकिन महिलाओं और दासों को अधिकार नहीं थे। तो एक डाइकोटोमी देखने को मिलती है कि लोकतंत्र और उदारवाद स्वाभाविक रूप से एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। लोकतंत्र और उदारवाद एक साथ है तो मजबूत हो सकते हैं कि, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे सिर्फ लोकतंत्र हो, कहीं पे उदारवाद हो, और जहां पे लोकतंत्र के साथ बहुत जिसे कहते हैं कि सीमित अधिकार हैं तो शायद उसको अनुदार लोकतंत्र हम कह सकते हैं ना। तो यदि चुनावी लोकतंत्र बिना उदार परंपरा के लागू होता है तो अनुदार लोकतंत्र का जन्म होता है, जिसको अभी मैंने आपको बताया। तो कुल मिला के मतलब वही है ना कि जब मैं था तब हरी है नहीं, अब हरी है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो शायद हंगरी में दीपक ने देख लिया है और शायद अब कुछ चीजें बेहतर हों। लेट अस सी क्या होती हैं वहां पे। चलिए अब भाई साहब फरीद ज़कारिया क्या कहते हैं। अब इनकी किताब है द राइज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, और इस प्रकार की बहुत से विषय पर वो अक्सर लिखते रहते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि मात्र चुनाव कराने से कोई देश वास्तविक उदार लोकतंत्र नहीं बन जाता। इसी में मेंशन किया 1970 के बाद स्वतंत्र हुए कई देशों में चुनाव तो हुए, लेकिन संवैधानिक सीमाएं न होने से नेताओं ने असीमित शक्ति हड़प ली। एंड देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल, बी इट चाइना, बी इट हंगरी, है ना, बी इट ईरान, देयर आर सो मेनी न्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है, बी इट टर्की, है ना। ज़कारिया ने क्या कहा कि कई बार अनुदार लोकतंत्र की तुलना में उदार निरंकुशता अधिक सुरक्षित होती है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। अनुदार लोकतंत्र क्या है? जहां पे जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उनको शट कर दिया गया है, जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं उनको शट कर दिया गया है। हो सकता है कि अधिकार आपके हों, लेकिन चुनाव जैसे चीज जो बेसिकली लोकतांत्रिक चीज है वो बंद कर दी गई है। लिखा है उदार निरंकुशता कि कई बार लिबरल जो ऑटोक्रेसी होती है, कि मतलब उदारता को बढ़ाने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, उसको इन्होंने बोला कि वो कहीं भी बेहतर है। मतलब अब इसके बहुत से आप सिनोनिम्स निकाल सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये नटशेल में ये कहना चाह रहे थे कि लोगों का भला करने के लिए, देश का भला करने के लिए कोई किसी सीमा से परे भी जा रहा है तो वो कभी भी किसी भी हाल में बेहतर है कि कोई अपने को बचाने के लिए लोकतंत्र के नाम पे चीज़ों को सीमित करते जा रहा है। यही बात यहाँ पे उन्होंने कही थी, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं उदार और अनुदार लोकतंत्र में। चुनाव स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं। यहाँ पे होते हैं लेकिन असमान प्रतिस्पर्धा, अनइवन प्लेइंग फील्ड होती है, बहुत सी चीज़ें बदल दी जाती हैं चुनाव आयोग के द्वारा, प्रचार तंत्र के द्वारा, मीडिया के द्वारा, है ना। न्यायपालिका पूर्णतः स्वायत्त होती है, सरकार के प्रभाव में और नियंत्रण में होती है। यहाँ पे न्यायपालिका अनुदार लोकतंत्र में, यहाँ पे प्रेस स्वतंत्र, आलोचना का अधिकार, है ना, जैसे भारत में आप तो देखते ही होंगे कितना स्वतंत्र है यहाँ पे, है ना। सरकार समर्थक व्यापारियों द्वारा नियंत्रित, हाँ बिल्कुल भारत में ऐसा नहीं है। तो ये हंगरी की बात हो रही है। अच्छा, बहुमत की राजनीति से सुरक्षित होती है। यहाँ पे अल्पसंख्यक अधिकार की बात की जाए, यहाँ पे बहुमत की इच्छा और राष्ट्रवाद के अधीन है, और लिटरली हम हंगरी की ही बात कर रहे हैं, है ना। यहां पे देखा जाए तो वैध और सक्रिय भूमिका होती है किसकी? विपक्ष की। कमजोर फंडिंग, रुकी हुई या सताए हुआ विपक्ष होता है, हंगरी का उदाहरण, है ना। फ्रांस, जर्मनी, भारत आदर्श के रूप में उदाहरण के तौर पे, हंगरी, तुर्की, ठीक है, चाहे हम ओरबान की बात करें, एर्दोगान की बात करें, चीजें वैसी ही चल रही हैं, है ना। और कोई और भी देश आपके मन मस्तिष्क में आया होगा तो आप उसको भी कह सकते हैं पर लिख नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं उसको, है ना। तो इस प्रकार की चीजें विश्व में कई बार देखने को मिली हैं, और हम लकी हैं कि हम एक ऐसे देश में हैं, लोकतंत्र में हैं, जहां पे हम अपनी बातों को रख सकते हैं। देयर आर सो मेनी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने अपना बेंचमार्क बना रखा है, जो क्रॉस चेक्स करते हैं, जो चेक्स एंड बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सो बट दिस इज नॉट द केस विथ हंगरी, नॉट द केस विथ टर्की, है ना, या तुर्की है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। अब कैसे विक्टर ओरबान ने क्या चीज़ कैसे की? अब देखिए, इन्होंने 2010 में चुनाव जीता, 2011 में संविधान परिवर्तन किया, और नए संविधान संशोधनों के द्वारा जो संस्थाएं थी उनकी कमर तोड़ी इन्होंने, है ना। उसके बाद न्यायपालिका पे कब्जा किया, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाई, मतलब टोटली उनसे जुड़ी हर चीज़ को अपने हाथ में, कब्जे में कर लिया। कितना भागना है भाग लो, है ना। फिर क्या हुआ? मीडिया का अधिग्रहण किया, है ना। जो भी सरकार समर्थक घराने थे, स्वतंत्र मीडिया थे, स्वतंत्र मीडिया को बंद किया, सरकार समर्थक घरानों को और प्रो किया, पैसा दिया, सपोर्ट किया, है ना। नागरिक समाज पे प्रहार किया, जॉर्ज सोरोस और इस प्रकार के जो विदेशी फंडिंग वाले जो एनजीओस थे उनको शट किया, उनको बंद किया।
और चुनावी धांधली यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों को अपने पक्ष में पुनर्गठन किया। चुनावी धांधली एक ऐसी चीज है जो कई जगहों पे कई बार देखी गई है, यहाँ पे भी उसी की बात हुई। कई बार भारत में जब ईवीएम हैकिंग की बात होती है जो कि तकनीकी रूप से कभी प्रूव नहीं हो पाई, इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इसका विरोध किया। कुछ वैसी चीजें यहाँ पे भी कई बार कही गई और प्रूव्ड रूप से दिखी भी। तो इस प्रकार से धीमे धीमे डेमोक्रेसी का गला घोंटा एक ठीक ठाक स्वतंत्र सरकारें जहाँ पे चला करती थी वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सीधे गला पकड़ा और दबा दिया कि अब जो है लोकतंत्र तुम्हारा उदार तो नहीं रह पाएगा, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं उदार लोकतंत्र में बहुसंस्कृतिवाद की बात करते हैं। ये बहुसंस्कृतिवाद से बहुत दूर रहते हैं, सिर्फ एक राष्ट्रीय पहचान के ह्रास के यानी कि नुकसान के रूप में देखते हैं। यहाँ पे आव्रजन इमिग्रेशन मानवाधिकारों के आधार पर समर्थन किया जाता है। देयर आर सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज हु सपोर्ट पीपल जो ऑन दिस बेसिस बट नॉट दिस, ठीक है। सख्त विरोध करते हैं, ईसाई यूरोपी की तरक्षा का तर्क देते हैं। परिवार का कानून LGBTQ जो समूह है उनको समर्थन मिलता है, उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कट्टरपंथी है कि सिर्फ एक पुरुष और एक महिला ही है, तीसरा हम किसी तीसरे को अलाउ भी नहीं करेंगे, नॉट इवन इंटरसेक्स, ठीक है। धर्म और राज्य, चर्च और राज्य का सख्त पृथक्करण है। यहाँ पे क्या है, ईसाई मूल्य राज्य की अधिकारिता नीति में शामिल है। तो जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो दो प्रकार की बात होती है, इनफैक्ट 3 प्रकार की बात होती है। तो तीसरा प्रकार है जिसकी बात अमूमन नहीं होती है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो धर्म है और जो राज्य है वो आपस में एकदम मिले जुले हैं। लिखा है ना कि ईसाई मूल्य राज्य की अधिकारिता नीति में शामिल है। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज कर देने वाली चीज है ना। चलिए देखा जाए कि क्या कारण है 2024 में क्यों दर का जो अनुदान ढांचा था वो दर का क्यों। तो आर्थिक असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। भाई इस प्रकार की चीजें एक समय के बाद आपके ही पाँव में बेड़ियां बन जाती हैं, नुकसान करने लगती हैं ना। तो यूरोपियन यूनियन में सबसे अधिक महंगाई और दर हो गई थी, यहाँ पे जनता त्रस्त हो गई थी, है ना। वहाँ पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे थे, बहुत से धांधली के आरोप निकल के आ रहे थे, है ना। लोकतांत्रिक मानकों के उल्लंघन के कारण यूरोपीय संघ ने हंगरी जो थी, है ना, उनके फंड को रोक दिया था यूरोपीय संघ ने, यूरोपियन यूनियन ने। और पीटर मैकग्वायर आते हैं एक करिज्मेटिक अल्टरनेटिव के रूप में, जिन पे लोग कहते हैं कि विश्वास करते हैं, बहुत ऊर्जावान है और एक मध्य मार्गी विकल्प है जो किसी भी एक धड़े यानी कि चाहे वाम हो चाहे दक्षिण हो, या मतलब एकदम एक्सट्रीम बुरा एंड एक्सट्रीम अच्छा, या कुछ एक बीच के रास्ते को उन्होंने खोजा जिसके माध्यम से सोल्यूशन उन्होंने कुछ दिया एंड देन ही गॉट सेलेक्टेड, ठीक है। तो प्लेटन ने जो बात कही थी कि जब तक मैकग्वायर की पार्टी संस्थाओं को पुनः स्थापित नहीं करती तब तक अनुदान लोकतंत्र चलता रहेगा, एंड दैट्स ट्रू। जो चीजें हो चुकी हैं, जो चीजें खोखली हो चुकी हैं, जब तक उसके सही होने पे काम नहीं किया जाएगा तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। तो लेट अस सी मैकग्वायर किस देश में इस चीज को लेके जाते हैं, किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। क्या विश्व में इस प्रकार के और उदाहरण बिल्कुल हैं। पोलैंड में हमने PIS पार्टी के बारे में देखा था जो न्यायपालिका और मीडिया पर नियंत्रण कर लिया था, है ना, 2023 में सत्ता से चले गए बाहर। टर्की में देखा जाए तो एर्दोआन के बाद सेना, न्यायपालिका और प्रेस पे उन्होंने पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, बड़ा ही ब्रूटल था वो तो, है ना। इटली फ्रांस में देखा जाए तो जॉर्जिया मेलोनी, मरीन ले पेन, इन पे भी कई बार आरोप लगता है कि जो आव्रजन है उस पे एजेंडा चलाते हैं, राष्ट्रवादी एजेंडा को चलाते हैं, है ना। रशिया में बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन प्रतिबंधित लोकतंत्र, मैनेज डेमोक्रेसी, वहाँ पे चुनाव की जो बात होती है उसको क्या कहा जाता है कि भाई परिणाम पहले से निर्धारित होता है वहाँ पे, है ना। और साउथ एशिया में देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत में कई बार कहा जाता है कि बांग्लादेश में जो साउथ हसीना कह रहा हूँ, शेख हसीना का जो पतन रहा, और भारत में कई लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी का एक प्रकार से हास दिख रहा है, पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो पश्चिम है ये उनकी षड्यंत्र है भारत को नीचा दिखाने की, है ना। चलिए आगे देखा जाए तो इसका पतन कैसे होता है। चुनावी जीत होती है, मजबूत तरीके से लोग सत्ता में आते हैं, पर धीमे धीमे संविधान संशोधनों के द्वारा संस्थाओं की कब्र खोदते हैं। जो चुनाव आयोग, कोर्ट, मीडिया, इस प्रकार के जो एम्पायर्स होते हैं जो हमारे चेक्स एंड बैलेंस को देखते हैं, उनको धीमे धीमे क्या करते हैं, कमजोर करते हैं, हटा ही देते हैं। फिर वहां पे चुनावी तानाशाही शुरू होती है, देन शुरू होता है लोकतंत्र का क्या करना, हत्या करना शुरू होता है वहां पे, ठीक है। तो अगर हम इन समरी देखें तो हम क्या कह सकते हैं, आगे यहां पे है कि संविधान के पन्नों में नहीं बल्कि नागरिकों के निरंतर जागरूकता में ही कोई लोकतंत्र बेहतर मजबूत बन सकता है, ठीक है। जैसे अब यहां पे देखते हैं कि आर्थिक, सांस्कृतिक और संस्थागत कोई एक वर्जन ऐसा नहीं है कि जो किसी लोकतंत्र को बहुत कमजोर किए दे रहा है। हर तरीके से लोकतंत्र को जब कमजोर किया जाए, कुदाल लेके फावड़ा लेके खोद दिया जाए ना, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे पॉइंट हैं कि क्या क्या कारण है। हमने सारे कारणों को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। मूल कारण ये आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न में आ सकते हैं। आई हैव एडेड ऑल द पॉइंट्स, डू चेक इट आउट व्हेन आई विल शेयर दिस PDF ऑन माई ग्रुप आफ्टर द वीडियो। प्लीज मेरे टेलीग्राम से इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। कुछ चीजें और हैं। अब जैसे क्या हुआ कि हंगरी द्वारा यूरोपीय संघ के मूल्यों को चुनौती जब दी गई तो वहां से कुछ चीजें बदली। यूरोपियन यूनियन द्वारा हंगरी के मतदान अधिकार निलंबित करने की चेतावनी रही, और जो $30 अरब का जो फंड था उसको वहां पे रोक दिया गया, तो वहां से और
एक अंदर से क्या कहते हैं गंभीर बातें शुरू हो गई। और रूस यूक्रेन युद्ध में ओरबान जो तटस्थ रह गए या थोड़ा सा रूस की तरफ उनका टिल्ट ज़्यादा था, उसको लेके कहीं ना कहीं लोगों में बड़ी एक खलिश सी थी और आसपास के देश थोड़ा सा उनको नजरें गड़ाए थे कि यार क्या ही कर रहे हैं ओरबान साहब, नरक मचा के रखे हैं। इस कारण चीज़ें थोड़ी सी हुई। अच्छा, एक प्रश्न है प्लेटो का और बड़ा ही तार्किकता है, उसको जरा देखिएगा कि यदि लोकतंत्र जनता का शासन है और जनता स्वेच्छा से अपने अधिकार छीनने वाले नेता को चुनती है, तो क्या यह न्याय संगत है ना? और निष्कर्ष क्या इसमें कहते हैं कि उदार लोकतंत्र इसी बहुमतवाद मेजोरिटेरियनिज्म से बचने के लिए संविधानवाद का निर्माण करता है ना? तो जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति लगातार लोगों द्वारा चुना जा रहा है और उस पर आरोप लग रहा है कि वो लोगों के अधिकार को छीन रहा है और कई लोग कह भी रहे हैं कि ये हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, तो आप इस बात को देखिए कि क्या वो संविधान से भी इतर जा रहा है। अगर संविधान के साथ जा रहा है तो कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर संविधान से दूर जा रहा है तो प्रश्न करने में कोई बुराई नहीं है। यही बात प्लेटो ने भी कही थी, यही बात आगे भी हमेशा लागू होगी, जिसको मैंने यहाँ पे बताया। कुछ टर्म्स हैं, इनको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, प्लीज इनको आप देखिएगा। कंक्लूजन बता दिया कि उदार लोकतंत्र की रक्षा संविधान के पन्नों में नहीं, नागरिकों की जागरूकता में नहीं थे, और अनटिल एंड अनलेस नागरिक जागरूक होंगे चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं। हम आपको जागरूक होना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, ठीक है? अब इससे आगे इस विषय पे अपनी राय जरूर देती जाएगा कि हंगरी से लेके अन्य देशों में क्या आपको अन्य देशों में भी इस प्रकार के पुट दिखते हैं, गुण दिखते हैं, इसी प्रकार का अनुदार लोकतंत्र दिखता है, इसी प्रकार की भावनाएं दिखती हैं, इसी प्रकार संविधान की जो लानत वलानत हो रही वो देखने को मिलती है? जरा मुझे बताइएगा, ठीक है? अच्छा, इतना बताते चले कि 27 अप्रैल को हमारे जो निर्माण बैच हैं या जो हमारे जो बैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल। 30 अप्रैल को एडमिशन क्लोज हो जाएगा। मैं पढ़ाता हूँ बेस्ट ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर, छोटा है, कहानियां हैं, आपको एक जिसके बोरियत से दूर ले जाता है। अगेन विकास लाइव कोड जो फ्लैश भी हो रहा है इसमें इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 30 अप्रैल को एडमिशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है? बाकी ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम पे, यानी कि टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे स्कैन करिए, जुड़िए, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, जहां पे भी आप जुड़ेंगे आपसे मेरी मुलाकात होगी, पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। इस विषय पे राय जरूर देती जाएगा। योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट, ठीक है? बी अलर्ट एंड कोशिश कीजिए कि भाषा अपनी मृदु रखिए। आप सब भविष्य हैं देश का, देश के भविष्य की भाषा जैसी होनी चाहिए उस भाषा का प्रयोग कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।